नमस्कार। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के विषय पर बात करेंगे। जो आपसे कमेंट्स प्राप्त हुए हैं उसमें आया है कि सर्विस के दौरान कोई एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी शेयर किए जाएं, तो आज वो भी प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो है क्वेश्चन जो पिछले वर्षों के हैं उन पर भी थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं कोई वो एक्सपीरियंस नरेट करूं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू वंस इमोशंस एंड टू अदर्स इमोशंस, अपने खुद के इमोशंस के प्रति और दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके इमोशंस के प्रति उनको जानकारी लेना, उनके प्रति उनको समझ करके उनको रिस्पॉन्ड करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे मूड स्टेट्स हैं, विशेष रूप से जो नेगेटिव मूड स्टेट्स हैं, एंगर है, जैसे इरिटेशन है, हेट्रेड है, ये चीज़ें जब आती हैं सामने, तो इनसे हमारा जो एथिकल बिहेवियर एक तरह से वो बड़ा प्रभावित होता है। तो मैं पहले वो किस्सा जो है आपको एक्सपीरियंस जो है नरेट करना चाहूँगा। एक बार व्हेन आई वाज पोस्टेड एज एसटीएम, सो इन माय कैपेसिटी एज असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, एक केस मेरे पास आया। उसमें था कि एक व्यक्ति थे, एक हस्बैंड वाइफ, उनका इशूलेस थे दोनों। तो हस्बैंड की जो डेथ हो जाती है ओल्ड एज में, जो उनके नाम एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो उनकी वाइफ जो है एज लीगल हेयर अप्लाई कर देती है तहसीलदार के पास, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड के पास, कि इसका जो म्यूटेशन है, जो रिकॉर्ड है, वो मेरे नाम चढ़ा कर दिया जाए। तो उधर जो है, जो द हस्बैंड, उनके सिस्टर का बेटा जो है वो ऑब्जेक्ट कर देता है, और वो ही कम्स आउट विद द प्ली कि उसके फेवर में जो है वो एक रजिस्टर्ड विल जो है वो है। और क्योंकि वो अपने मामा और मामी की सेवा किया करता था, तो मामा ने खुश होकर के जो है वो लैंड उसके नाम जो है वो विल जो है बना दी है। तो वो केस जब ऑब्जेक्शन हो गया, तो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड का वो नहीं रहता है जुरिस्डिक्शन, तो वो फिर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के पास आ जाता है। तो वो मेरे पास आया। तो उसमें जब हमने सुनवाई की, तो बार बार एक ही बात सामने आ रही थी कि जो एडवोकेट था उस व्यक्ति का, उस भांजे का, उस व्यक्ति के भांजे का, वो एक ही बात कह रहे थे कि जी रेवेन्यू ऑफिसर जो है, दे हैव नो अथॉरिटी टू इंटरवीन विद द रजिस्टर्ड विल। वो रजिस्टर्ड विल को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। और जो असली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि वो जो औरत जो है, शी वॉज अबाउट 70 years old, और जब वो कोर्ट में आकर के बैठती थी, तो उनके जब हियरिंग के दौरान मैं उनके चेहरे को देखता था, तो मुझे लगता था कि बड़े शांत भाव से बैठी तो हैं, लेकिन इनके माइंड में, इनके हार्ट में, दिल में जो है वो एक बड़ा टर्मोइल जो है वो उठा हुआ है कि क्या होगा। इशूलेस वो वैसे थे, और आई डोंट से कि वो विल जो है मैनिपुलेटेड थी या किस तरह से थी, बट इट वाज नॉट करेक्ट। मुझे समहाउ ये लग रहा था कि ये जो है इस लेडी के साथ जो है जाती हो रही है। और मोरालिटी जो है, एथिक्स जो है वो ये कहता है कि बीइंग लीगल हेयर, ये ज़मीन जो है इसको मिलनी चाहिए। किसी ने कितनी सेवा की है, वो इस तरह से ज़मीन को जो है वो अपने नाम नहीं करवा सकते हैं, भले ही विल रजिस्टर्ड हो। प्रॉब्लम ये थी कि जितने साइटेशंस वकील साहब दे रहे थे वो सब यही कि रेवेन्यू ऑफिसर को अधिकार नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर इसमें घुस नहीं सकते हैं। और जो वो लेडी थी, उनके जो एडवोकेट थे, वो ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की। तो फिर जब ये 2-3 डेट्स पर ऐसा हुआ, तो मेरे माइंड में ये आया कि हर बार ये होता था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए। लेडी ओल्ड एज में कहाँ जाएगी, अगर ये ज़मीन इसके नाम रहती है तो कम से कम कोई ना कोई व्यक्ति इसकी सेवा करने के लिए आगे आ सकता है, अदरवाइज तो शी विल बी इन ट्रबल। तो फिर इस मेरी जो एक तरह से द मॉरल पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी, वो मुझे बार बार जो है इस चीज़ के लिए वो कुरेदता था, मुझे एक तरह से गोड करता था कि
भाई आप इसमें देखिए और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैं साइमल्टेनियसली काम करता रहा, वर्क करता रहा, ढूंढता रहा केस लॉ, एंड अल्टीमेटली आई वुड से हर गुड लक और माय एफर्ट्स सक्सीडेड। एक डिसीजन जो है वो मुझे हाई कोर्ट का मिला, जिसमें ये लिखा था कि अगर विल जो है वो किसी नियर रिलेटिव को डिप्राइव करती है, बाकायदा उसमें था कि अगर हस्बैंड मान लीजिए अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को जो है वो डिप्राइव करता है राइट से, तो उसमें वो एक्सप्लेन होना चाहिए। और अगर वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई द वाइफ इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर इन द प्रॉपर्टी, तो वो विल जो है डाउटफुल हो जाती है। इट इज सफिशिएंट टू क्रिएट डाउट अबाउट दैट। दीज वर दी ऑब्जर्वेशंस। तो मैंने इन्हीं का जो है लाभ उठाया और मैंने लिखा कि क्योंकि कोर्ट ने ये एक तरह से कंक्लूजन ये दे दिया कि इट इज सफिशिएंट टू क्रिएट डाउट, इट इज डाउटफुल अलग चीज हो जाती है, इट इज सफिशिएंट टू क्रिएट डाउट में जो है वो फिर बिल्कुल पक्का हो गया कि कोर्ट का ये कंक्लूजन तो एटलीस्ट सर्टन है। और मैंने उसका लाभ उठा करके वो म्यूटेशन जो है ये आदेश दिया कि भाई ये इस लेडी के नाम ही किया जाए, क्योंकि जो विल है रजिस्टर्ड भले ही हो लेकिन वो डाउटफुल है एज पर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो डिलेमा या जो इमोशंस को देख करके मैंने अपने भावनाओं को समझा, उनकी भावनाओं को समझा, भले ही वो शांत बैठी रहती थी, तो ये इस सिचुएशन से इस तरह से जो है पार पाया गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि अगर व्यक्तिगत लेवल पर देखें, देयर इज ए सिविल सर्वेंट, वो आपके जितने पैरामीटर्स हम ढूंढते हैं कि ये ट्रेट्स होने चाहिए उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप होनी चाहिए, डेडिकेशन टू वर्क होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, नॉट अपैथी सॉरी, कंपैशन जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये हैं उसमें। बट द थिंग इज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि जो अधिकारी ऑनेस्ट होते हैं फिर उनका जो टेम्परामेंट है वो और तरह से डेवलप हो जाता है। उनको लगने लगता है कि हमारे अलावा जो है वो शायद कोई दूसरा नहीं है, तो वो भी एक तरह से उसको इमोशनली इम्बैलेंस करता है। तो एक तो कारण मैं ये समझता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी को अपनी भावनाओं को जैसे ही एज सुन एज द इमोशंस अराइज, वन शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि गुस्सा आने वाला है, या इवन व्हेन वन इज हैप्पी, ओवर हैप्पी, तो वो भी जो है इम्बैलेंस क्रिएट करती है। दूसरा कारण ये है कि जो आज एडमिनिस्ट्रेशन की जो हालत है, गवर्नेंस की जो हालत है, उसमें जो प्रॉब्लम्स एक तरह से आ रही हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो रहता है, और पुराने घिसे हुए कानून है, रेड टेपिज्म है, बड़ा ओवरबर्डन्ड जो है वो मशीनरी है, स्टाफ है, और सबसे ऊपर करप्शन जो है। करप्शन चाहे आप कहें ब्राइबरी की शेप में हो, चाहे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की शेप में हो, पार्टिजनशिप किसी भी तरह से हो, ये सारे चीज़ें जा करके करप्शन का एक रूप ले लेती है। मुझे लगता है कि जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं वो सारी की सारी अगर नहीं पूरी होती हैं तो वो अल्टीमेटली दे एंड इन करप्शन, किसी भी रूप में वो हो सकती है। तो इस वजह से भी कि ये चीज़ें जब नहीं हैं तो करप्शन आएगा, और करप्शन आएगा तो इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो होना ज़रूरी है। रिएक्शन हो सकता है, जो एजिटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जब लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, तो वो फिर एजिटेशन, प्रोटेस्ट के रास्ते पर आते हैं। और वहाँ पर जो है उनकी भावनाओं को समझना, उनकी इमोशंस को समझना, वो जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए जो है वो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वही काम आती है। अक्सर ये सवाल आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है वो एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या उसमें रहता है, क्या क्या होता है। तो एक डेनियल गोलमैन जो है वो हुए हैं, उन्होंने 5 प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं बताए हैं। उसमें
सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, फिर मोटिवेशन है, एम्पैथी है और सोशल स्किल्स हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस, जैसा बात हमने प्रारंभ की कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कब क्या इमोशन कैसे आने वाला है, फिर उनको वो अंडरस्टैंड करे, इंटरप्रेट आप कह लें। अंडरस्टैंड का मतलब यही है कि उसका खुद के ऊपर इम्पैक्ट क्या होने वाला है और या दूसरे को ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, यही अंडरस्टैंडिंग है। और इसके अलावा तो उसका कोई वो है नहीं। सेल्फ रेगुलेशन जो है उसमें यही कि आप उसको परसीव करके, फील करके और उसको किस प्रकार से रेगुलेट कर पाते हैं। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक तरह से इंटरनल मोटिवेशन जो है वो उसमें पैदा होगा, जनरेट होगा और वो आपको आगे बढ़ाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। एम्पैथी शुरू में भी हमने बात की थी कि एम्पैथी जो है वो ये होता है कि दूसरे व्यक्ति के शूज़ में आप अपने आप को ढाल करके देखें, उसकी स्थिति में आप अपने आप को ढाल करके देखें, तब जा करके जो है आप उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं। एक गरीब व्यक्ति आपसे मिलने आता है, आप अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, वो अपने आप को उसके प्लेस पर रख करके नहीं देख पाते हैं, तो आप उसकी दिक्कतों को जो है वो समझ नहीं पाएंगे। सोशल स्किल्स जो है, कैसे रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो भावनाओं को समझ करके एक्ट करना चाहिए ताकि उससे एक बॉन्डिंग जो है वो जनरेट हो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, आपका भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी ट्रस्ट जो है बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये एलिमेंट्स जो है वो उसके होने चाहिए। और जो रिसर्च है वो ये साबित करती है कि इसकी बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी है। वर्क परफॉर्मेंस के बारे में रिसर्चेस कहती हैं कि 90% जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो इमोशनली जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस के कोशेंट पर जो है वो काफ़ी हायर लेवल पर रहते हैं। और फिजिकल हेल्थ, जो व्यक्ति इतना इमोशंस को कंट्रोल करके चलने वाला होगा तो नेचुरल फिजिकल हेल्थ जो है वो उसका ठीक रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा उस व्यक्ति में और स्ट्रेस जो है उससे दूर रहेगा। स्ट्रेस जो है वो आदमी की मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, एंग्जाइटी जनरेट करता है। स्ट्रेस इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो देता है, तो वो भी जो है उससे भी आदमी बचा रहता है और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। और जब ये सब आप दूसरे की बात को समझते हुए अपना एक्शन करते हैं तो स्वाभाविक है कि रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे होते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती है। गवर्नेंस में यही एप्लीकेशन है कि जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब जो है ये हायर लेवल ऑफ EI जो है वो रिक्वायर करती हैं, उनकी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसी से जो है आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, ख़ास तौर पे गवर्नेंस के एरिया में ख़ास तौर पे वो जो है कामयाब हो सकता है। तो ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इसके बारे में एक और बात ये अक्सर कही जाती है कि क्या ये जेनेटिकली मिलती है आदमी को, हेरिडिटरी रहता है, या जो है इसको एक्वायर भी किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, पॉलिश भी किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि ये जेनेटिक है, लेकिन लार्जली अब जो बात एस्टेब्लिश हो गई है वो ये है कि इट कैन बी टॉट आल्सो, इट कैन बी लर्नड आल्सो। इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरह से, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो एक तरह से उनको बताया जा सके, उनको जो है उसका एक्सपीरियंस जो है करवाया जाए विभिन्न डिफरेंट सिचुएशंस में, ताकि जो भी व्यक्ति है, मे बी ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, उनको जो है इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया जा सके, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं। तो ये सारा जो है इसके बारे में है। सवाल अक्सर आता रहता है और लगता है कि अब की बार भी सवाल इस पर आना चाहिए। बाकी सवालों में ज़्यादातर नहीं, वो इतना ही रहता है कि एक बार सवाल आया 2017 में, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो यही है कि टीम वर्क के लिए जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं उसमें, मान लो अब ऑल इंडिया सर्विसेज में तो ये रहता है कि एक नॉर्थ का व्यक्ति जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जा कर के काम कर रहा है, तो वहाँ की वैल्यूज़ जो हैं वो
इफ नॉट ऑल टुगेदर एटलीस्ट लार्जली वो डिफर करती हैं। तो वहाँ पर अगर इफ इज इमोशनली इंटेलिजेंट तो वो एडजस्ट करके जो है उस माहौल में वहाँ की वैल्यूज़ के हिसाब से वो काम जो है कर सकता है। और जब आदमी काम करता है तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो भी रहता है, उसको भी आदमी फेस कर पाए। इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो उसको पार्ट ऑफ एक प्रोफेशनल हैजर्ड कह लें, कुछ भी कह लें, वो समझ करके वो उसको इग्नोर कर देता है। और जो वेलफेयर स्टेट है हमारा, जिसमें ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं लोगों के, गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए, सामान्य लोगों की वेलफेयर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए जहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भी जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी काम करती है। 2019 में एक सवाल आया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। तो आप देखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आदमी को अपने इमोशंस को समझने के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझने के लिए जो है वो इक्विप करता है, उसको एनेबल करता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अकेले में तो ज़्यादा उसके, हालांकि अकेले में भी आवश्यकता रहती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी अक्सर देखा गया है कि अकेले में भी वो एजिटेट हो जाता है, अकेले में भी एंग्री हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो गहराई से आप देखें कि जब आप दूसरे की इमोशंस को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली, मान लीजिए आपके साथ आप किसी प्रोटेस्ट में जो है वो गए हुए हैं और वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत एजिटेटेड हैं किसी भी इशू को लेकर के, तो तब आप उसकी भावना को समझते हुए आप उनको जिस तरह से हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पर ऑफर करने की कोशिश करते हैं या नेगोशिएशंस के लिए उनको तैयार करते हैं, तो वो एक तरह से आपको ही फेवर कर रहा है। बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट इट इज योर ड्यूटी कि आप लोगों के हित में, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। एंड व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग दे हैव ए रीजन फॉर दैट। उसका कारण है, ये नहीं कि वो बगैर कारण के आए हुए हैं। सम डेफिशिएंसीज आर देयर, समथिंग इज लैकिंग देयर, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो उसको एड्रेस करना वो आपकी जिम्मेवारी एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन ऑफिसर। तो इसलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हर स्थिति में आपके फेवर में काम करती है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू माई माइंड। तो इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट करते हुए आप डील करेंगे इस क्वेश्चन को, तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होगा और बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया, जो हिंट्स मैंने आपको दिए हैं, आपसे शेयर किए हैं, आगे अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका मैं धन्यवाद तो करूंगा ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ज़रा सब्सक्राइब करने की रफ्तार को बढ़ाइए, देखिएगा वीडियो को, जो है वो पूरा देख करके पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।